गुड इवनिंग बच्चों। अभी तक अपन लोगों ने जीएसटी की 2 क्लासेस ली है और 2 क्लासेस के अंदर अपन ने जीएसटी लगने के लिए 5 कंडीशंस होती है। गुड्स और सर्विस होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, और पर्सन टैक्सेबल होना चाहिए, और प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। अगर पांचों कंडीशन पूरी हो जाती है तो ये चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। अब नाउ, अब जीएसटी कौन पे करेगा? तो बच्चों साइलेंट मोड में हमेशा एफसीएम लगता है। मतलब अगर किसी चीज के लिए कह नहीं रखा ना तो हमेशा एफसीएम लगेगा। हाउएवर 9(3) बोलता है कुछ नोटिफाइड सर्विसेज होगी जिन पर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। तो जो नोटिफाइड सर्विसेज होती है उस पे जीएसटी हमेशा आरसीएम बेसिस पे लगेगा। क्या लगेगा? आरसीएम बेसिस। ठीक है। तो अब नाउ हमको यहाँ पे क्या देखना है कि कौन कौन सी सेवा है जिस पे आरसीएम बेसिस पे जीएसटी लगता है। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया। सपोज करो 10,000 सर्विसेज होती है। 10,000 में से करीब 29-30 केस सेक्शन 9(3) में बता रखे हैं। तो जिनका जिक्र सेक्शन 9(3) में आया है, जिनका रेफरेंस सेक्शन 9(3) में आया है, तो बच्चों उस पर हमेशा क्या लगेगा? आरसीएम। इसका मतलब सप्लायर इज लाइबल टू पे जीएसटी, है ना। सॉरी, रिसिपेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी। तो फर्दर अगर मान लो रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो सेक्शन 24 बोलता है रिसिपेंट को कंपलसरी क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब 9(3) तो हो गया। तो वो कौन कौन सी सेवा है जिस पे आरसीएम लगता है, वो एक क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन 9(4), अब जो रिमेनिंग सर्विसेज बच गई, अगर सप्लायर रजिस्टर रिसिपेंट रजिस्टर तो सप्लायर पे करेगा, एफसीएम लगेगा। सप्लायर रजिस्टर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड, सप्लायर पे करेगा, एफसीएम लगेगा। दोनों ही अनरजिस्टर्ड तो जीएसटी नहीं लगेगा। और मान लो जो रिमेनिंग सर्विस में सप्लायर अनरजिस्टर्ड और रिसिपेंट रजिस्टर्ड, तो एक बार तो हम ये बोलेंगे जीएसटी नहीं लगेगा। हाउएवर सेक्शन 9(4) बोलता है अगर रिसिपेंट नोटिफाइड रिसिपेंट है और अगर वो नोटिफाइड गुड्स या सर्विस ले रहा है तो बच्चों उस पर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। तो सेक्शन 9(3) और 9(4) बताता है कब आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। ओके। अच्छा, अब एक होता है इको। तो सेक्शन 9(5) क्या बताता है? जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्चुअल सप्लायर है, एक एक एक्चुअल सप्लायर है, एक कस्टमर है, और एक वेबसाइट है जिसको हम इको बोलते हैं। तो सपोज करो, है ना, अब इस कस्टमर ने इको के थ्रू क्या इको के थ्रू क्या किया? ऑर्डर प्लेस किया। इको के थ्रू ऑर्डर क्या किया? प्लेस किया। और फिर इको ने इसको दिया और फिर ये डिलीवर कर रहा है। तो यहाँ पे 3 लोग हो गए, एक्चुअल सप्लायर, रिसिपेंट और वर्चुअल सप्लायर। नाउ क्वेश्चन उठता है हु इज लाइबल टू पे जीएसटी। तो उस केस में मैंने आपको कॉपी में एक टेबल बनवाई थी। देखो, अगर सर्विस का मैटर है या गुड्स का मैटर है, तो गुड्स के केस में अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड है तो हमेशा एक्चुअल पे करेगा, और अगर एक्चुअल अनरजिस्टर्ड है तो भी एक्चुअल पे करेगा। और यहां एक्चुअल सेक्शन 24 में अपने आप को कंपल्सरी रजिस्टर करवाएगा। ओके सर। सर्विस का मैटर है, नोटिफाइड सर्विसेज को छोड़ दो, नोटिफाइड सर्विसेज को छोड़ दो। अब जो नोटिफाइड सर्विस के अलावा है, अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड है तो एक्चुअल पे करेगा, एक्चुअल, और अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। अब जो नोटिफाइड सर्विसेज है, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओला, है ना, एक्सेप्ट ओमनी बस, है ना, तो एक्सेप्ट ओमनी बस, तो बताइए इस केस में कौन पे करेगा? सर इको पे करेगा, इको। और हाउस कीपिंग सर, और जो होटल सर्विस है, सॉरी होटल, सॉरी रेस्टोरेंट, यहां भी हमेशा कौन पे करेगा? इको। बताओ इन सभी सर्विसेज के लिए ओमनी बस को छोड़ दो, बताओ कौन पे करेगा? इको पे करेगा, इको हमेशा। और जो, है ना, और जो हाउस कीपिंग सर्विस है और होटल सर्विस है, अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड है तो एक्चुअल पे करेगा, एक्चुअल रजिस्टर्ड है तो कौन पे करेगा? एक्चुअल पे करेगा, है ना, अदरवाइज कौन पे करेगा? इको पे करेगा। तो वापस बताओ मैं क्या बोल रहा हूं। सर्विस के केस में इन सर्विसेज को छोड़ दो, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड है तो एक्चुअल पे कर, है ना, तो एक्चुअल पे करेगा। और एक्चुअल अगर अनरजिस्टर्ड है
तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब 5 सर्विसेज पे आओ। पहली एक और होटल रेस्टोरेंट, इन दोनों में हमेशा कौन पे करेगा? इको पे करेगा। हाउस कीपिंग और होटल में अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड है तो एक्चुअल पे करेगा, अदरवाइज इको पे करेगा। और ओमनी बस के अंदर अगर एक्चुअल रजिस्टर्ड है तो भी एक्चुअल, और एक्चुअल रजिस्टर्ड तो भी क्या? एक्चुअल ही पे करेगा। और एक मैंने बात और बताई थी, रेस्टोरेंट के केस में वैसे तो हमेशा एक्चुअल पे इको पे करेगा, लेकिन अगर रेस्टोरेंट होटल में है और होटल का किसी भी रूम का किराया 7,500 पर डे से ज्यादा है, किसी भी रूम का किराया 7,500 पर डे से ज्यादा है, उस केस के अंदर एक्चुअल पे करेगा, अदरवाइज इको पे करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब मान लो अगर इको इंडिया का नहीं है, इको इंडिया का है तो इको पे कर देगा, और अगर इको इंडिया का नहीं है तो उसका जो इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव है वो पे करेगा। मान लो इको इंडिया का नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो इको को जीएसटी पे करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब आपको नोटिफाइड सर्विसेज पे क्या लगता है? आरसीएम लगता है। तो वो आपको पूरी पता है, मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाए थे। आइए अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। आई होप आपने सबने आरसीएम के केस रिवाइज कर रखे होंगे। तो आइए पास्ट एग्जाम के अपन क्वेश्चंस करते हैं। नोटिफाइड सर्विसेज पे कौन पे करेगा? इको पे करेगा। देखिए सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं यहां आपकी कमांड होनी चाहिए। तो एक तो सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई साहब कौन आर जीएसटी बताओ आरसीएम बेसिस पे लगेगा एफसीएम बेसिस पे। जैसे मान लो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया कि बताओ जीएसटी कौन पे करेगा, आरसीएम बेसिस पे जीएसटी लगेगा या एफसीएम। जैसे बोलो एग्जांपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया, देखो ये पढ़ो उस क्वेश्चन को। मिस्टर अनुराग एक फेमस ऑथर है, और बताओ उसने किताब लिखी और कॉपीराइट सर्विस दे दी, ठीक है, पब्लिशर को। तो बताइए इसका क्या प्रोविजन है? आपको ध्यान होगा, अगर आप ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट हो, और अगर अपनी कॉपीराइट की सर्विस ऑथर, पब्लिशर को, म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर को, म्यूजिक कंपनी को, आर्टिस्ट वगैरह प्रोड्यूसर को अगर सर्विसेज देते हैं, तो बताओ इन सेवाओं पे क्या लगता है? आरसीएम लगता है। आपको ध्यान है? लेकिन ऑथर के पास ऑप्शन होता है कि अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिए और साल स्टार्ट होने से पहले कंसर्न कमिश्नर को बता दे, तो उस केस में ऑथर की सर्विस पे एफसीएम लगता है। और अगर एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो उस साल के लिए ऑथर बाहर नहीं हो सकता। ऑथर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और जो इनवॉइस वो रिसिपेंट को इश्यू करेगा वह मेंशन करेगा कि मेरी सर्विस पे क्या एफसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। तो बताइए ऑथर के केस में ऑप्शन होता है, बाकी सभी किसी भी केस में ऑप्शन नहीं होता, केवल ऑथर के केस में ऑप्शन होता है। याद है बच्चों आपको? बोलो, बोलिए। अरे आवाज आ रही है ना? तो एक बार आंसर पढ़ लो आप। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर पढ़ो। तो वैसे तो ऑथर अगर कॉपीराइट की सर्विस पब्लिशर को देता है तो बच्चों ध्यान रखना आरसीएम लगता है, पब्लिशर इज लाइबल टू पे जीएसटी। लेकिन अगर ऑथर ये सारी कंडीशन पूरी कर दे तो एफसीएम लगेगा। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब भी मैं आरसीएम एफसीएम की बात करूंगा ना, रिसिपेंट का टैक्सेबल टेरिटरी में होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अगर रिसिपेंट टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो ऐसे मत बोलना जीएसटी नहीं लगेगा, लगेगा बट एफसीएम लगेगा। फिर आ गया समझ में बच्चों? तो एक तो क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब दो दो क्वेश्चन आएंगे, बताओ आरसीएम लगेगा एफसीएम लगेगा। तो पहले मैं आपको वैसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है। क्लियर है यहां पे? क्लियर है क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 अब आइए। हाँ, कौन सी? यही तो बोल रहा हूं कि ऑथर की सर्विस पे आरसीएम लगता है। लेकिन अगर ऑथर ये पांचों कंडीशन क्या कर दे, पूरी कर दे, तो टैक्स कैसे लगेगा? एफसीएम बेसिस पे। पहली कंडीशन क्या है? उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसको प्रेस्क्राइब फॉर्म में कंसर्न अधिकारी को क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्म करना पड़ेगा,
और फिर वो जो भी इनवॉइस इशू करेगा रिसिपेंट को, उसमें वो डिक्लेयर करेगा कि आपसे मैसेज पे लगेगा। और एक बार अगर ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया ना, तो फिर पूरे साल तक विड्रॉल नहीं हो सकता। अगर ये सारी कंडीशन पूरी कर देगा तब तो एफसीएम लगेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट साइलेंट मोड में ऑथर की सर्विस के केस में आरसीएम लगेगा। समझ गए? अच्छा, तो पहले अपन इंडिविजुअल इंडिविजुअल वाले क्वेश्चन करते हैं। अब आइए बच्चों, ये क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 नवंबर 20 में सीए के अंदर आया, सीए इंटर में। पहले शुरू की लाइन पढ़ो, फिर ये पढ़ो क्वेश्चन। देखो बच्चों, आपने जीटीए की सर्विस पे भी आरसीएम लगता है, लेकिन इसके प्रोविजन क्या है? एक बार अपनी कॉपी निकाल लो। अगर जीटीए से कोई माल जा रहा है, नोटिफाइड गुड्स जा रहा है, जीटीए नोटिफाइड गुड्स का फ्रेट ले रहा है, जीटीए नोटिफाइड गुड्स का फ्रेट ले रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा। जीटीए नोटिफाइड गुड्स का फ्रेट ले रहा है, जीएसटी नहीं लगेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। अब हम बात करते हैं, अदर देन नोटिफाइड गुड्स जीटीए से जा रहे हैं, लेकिन दो लोगों के जा रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट के जा रहे हैं, ऐसे पर्सन के जा रहे हैं जो सेक्शन 51 में केवल और केवल टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है, वो किसी प्रकार की कोई सप्लाई नहीं कर रहा, तो भी जीएसटी नहीं लगता। और तीसरा है, जीटीए फ्रेट ले रहा है ऐसे लोगों से जो कहीं भी, ना तो वो कंपनी है, ना वो कोई फर्म है, ना वो कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी है, ना वो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है, ना किसी भी जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड, कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग नहीं है। तो जीटीए, देखो वापस सुन लो, जीटीए अगर नोटिफाइड गुड्स का भाड़ा लेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब हम बात कर रहे हैं अदर देन नोटिफाइड गुड्स। अगर अदर देन नोटिफाइड गुड्स का फ्रेट कौन दे रहा है? ऐसा आदमी दे रहा है जो जीएसटी में सेक्शन 51 में केवल और केवल टीडीएस काटने के कारण रजिस्टर्ड है, कोई सप्लाई नहीं कर रहा, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। जीटीए ऐसे लोगों से भाड़ा ले रहा है जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी नहीं लगेगा। तो बच्चों, यहां इस केस के अंदर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बताओ, और वो एक सोल प्रोप्राइटरी फर्म है, मतलब ना तो वो पार्टनरशिप फर्म है ना कि कोई कंपनी है, और वो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है। तो बताओ, इस केस में एफसीएम आरसीएम की बात आएगी, जीएसटी लगेगा ही नहीं सर, जीएसटी लगेगा ही नहीं। आगे के बात समझ में? और और अगर मान लो आप भाड़ा ले रहे हो किसी भी आदमी से, चाहे वो फर्म हो या कोई कंपनी हो, सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, उस केस में फिर लगता है। अब लगेगा तो फिर आरसीएम लगेगा, एफसीएम लगेगा, ये डिपेंड करता है जीटीए पे। अगर जीटीए को अपनी परचेजेज की आईटीसी चाहिए, अगर जीटीए को अपनी परचेजेज की आईटीसी चाहिए, तो रेट 12 लगेगी और जीटीए पे करेगा एफसीएम। और अगर जीटीए को अपनी परचेजेज की आईटीसी नहीं चाहिए, तो फिर उस केस में आरसीएम लगेगा और रेट लगेगी 5। तो पहले तो 3 केस दे रखे हैं एग्जामिशन चैप्टर में, लगेगा या नहीं लगेगा? तो 3 केस में तो लगता ही नहीं है। बताओ, पहला केस, नोटिफाइड गुड्स के भाड़े पे कभी नहीं लगता। अदर देन नोटिफाइड गुड्स सेक्शन 51 और अनऑर्गेनाइज वालों से लेंगे तो नहीं लगेगा। इसके अलावा लगेगा। अब लगेगा तो आरसीएम लगेगा, एफसीएम, ये डिपेंड करता है कि जीटीए के ऊपर। भैया जीटीए को आईटीसी चाहिए तो 12% और एफसीएम, और आईटीसी नहीं चाहिए तो 5% और आरसीएम। लेकिन ध्यान रखना, इस 5% वाले केस में जीटीए के पास ऑप्शन है कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज करके खुद आगे होकर बोल सकता है कि भाई साहब मुझे आईटीसी नहीं चाहिए, मैं 5% पे करने के लिए तैयार हूं एफसीएम बेसिस पे। बट इसके लिए ऑथर की तरह उसको ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो वापस सुन लो, जीटीए को अगर आईटीसी चाहिए तो 12% एफसीएम जीटीए, आईटीसी नहीं चाहिए तो अगर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो 5% आरसीएम, और अगर जीटीए ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया 5% एफसीएम। बट 5% वाले केस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। आगे क्या बात समझ में? तो ऑप्शन केवल दो ही केस में एक्सरसाइज कर सकते हैं आरसीएम के केस में, एक तो ऑथर वाला केस और एक जीटीए वाला केस। बाकी कहीं भी ऑप्शन एक्सरसाइज करने का ऑप्शन नहीं है। समझ गए? ये वाला बताओ, सेकंड।
बताओ, कमल जैन एक ऑथर है, इसने एक किताब लिखी, पीक्यूआर पब्लिकेशन लिखी है, और बताओ वो अपनी कॉपीराइट की सर्विस पीक्यूआर को दे रहा है, और इसने किसी प्रकार का कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, तो बताओ ऑथर की सर्विस पे क्या लगेगा, एफसीएम या आरसीएम? आरसीएम लगे। और अगर ऑथर ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले तो, अगर ऑथर ऑप्शन हाँ, 12 महीने, ठीक है ना, एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो ओके। क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 18 के अंदर सी एंटर के अंदर आया, देखो देखो, रघु प्रोवाइडेड स्पॉन्सर सर्विस टू वी विन क्रिकेट एकेडमी एलएलपी। बच्चों आपको ध्यान है, मैं तो पहचान के बताओ कि यहाँ प्रोवाइडर कौन है, रिसीवर कौन है? आपको ध्यान है, जो पैसा पे करता है वो रिसिपेंट कहलाता है। बताओ, तो बताओ यहाँ पे प्रोवाइडर कौन है, रिसिपेंट कौन है? रिसिपेंट है। अब आपको ध्यान है, स्पॉन्सरशिप सर्विस के बारे में क्या बताया था? अगर आप किसी को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहे हो, मतलब स्पॉन्सरशिप को बोल दो एडवर्टाइजिंग सर्विस, तो अब जिसको आप स्पॉन्सर सर्विस दे रहे हो, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉर्म या एलएलपी है, और टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तब तो आरसीएम। अगर दोनों बातें पूरी नहीं होगी तो एफसीएम लगेगा। बोलो बच्चों। तो अगर आप जिसको स्पॉन्सर सर्विस दे रहे हो, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म और एलएलपी की बात है, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म और एलएलपी है और टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तब तो आरसीएम लगेगा, अदरवाइज क्या लगेगा, एफसीएम। तो बताइए यहाँ पे वी विन एकेडमी, बताओ एलएलपी है, बोलो, टैक्सेबल टेरिटरी में है, बताओ क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। और अगर बताओ विन वी विन एकेडमी, मान लो एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती तो फिर एफसीएम लगता। समझ गए बात को? तो बताओ आरसीएम कब लगता है, जो दो बातें पूरी हो जाए, ये रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म है, या एलएलपी है, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप में एलएलपी और इंडिया में लोकेटेड है, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। देख लो आंसर। अच्छा, लगे हाथ इसका भी बता दो। सेफ ट्रांसपोर्ट जीटीए सर्विस दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को, विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। देखो अभी मैंने क्या बताया था, जीटीए नोटिफाइड गुड्स के भाड़े पे जीएसटी नहीं लगेगा, 51 वाले से लेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन अब बताओ आप किससे भाड़ा चार्ज कर रहे हो, किसी कंपनी से, या कोई पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है, फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड है, या पार्टनरशिप फर्म से। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो, तो बताओ ये किससे ले रहा है, पार्टनरशिप फर्म से ले रहा है, तो बताओ उस केस में लगेगा। और अब लगेगा तो बताओ फिर वही प्रोविजन लगेगा, जीटीए को अगर आईटीसी चाहिए तो 12% और एफसीएम, और नहीं चाहिए तो 5% और आरसीएम। आगे की बात समझ में? बच्चों यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म है, और मैंने आपको स्पेशली बताया था पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो तो ऑर्गेनाइज ही मानेंगे। समझ गए? देखो दोनों का आंसर देख लो। हाँ दोनों लिखने पड़ेंगे अपन को ना। चलो बच्चों आगे अगर समझ में आ गया हो तो। तो देखो बच्चों अभी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल सिचुएशनल बेस आ रहे हैं। तो मैंने आपको कौन सा करा दिया सर, 5 करा दिया, 4 करा दिया, 5 करा दिया, 6 करा दिया। अब ये 7 है ना, फर्स्ट और 7, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब क्वेश्चन 8 दिसंबर 23, सीएमए इंटर, सीएमए इंटर में क्वेश्चन आया ये, पढ़ो। रिसिपेंट टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो आधी बात तो वहीं हो गई। पहला पढ़ के बताओ क्या होगा। इंश्योरेंस एजेंट की सेवाओं पे बताओ क्या लगता है। अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सेवाएं दे रहा है तो बताओ उसकी सेवाओं पे क्या लगता है, आरसीएम। ठीक है बच्चों, अगला बताओ।
बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक की रूरल ब्रांचेस को सेवाएं देता है तो जीएसटी लगता ही नहीं है, और अगर बिजनेस फैसिलिटेटर अर्बन ब्रांचेस को सेवाएं देता है बैंक की, तो बताओ लगेगा तो क्या लगेगा? आरसीएम। ध्यान रखना, दो थे, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को देगा तो आरसीएम, लेकिन अगर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बैंक को देगा तो एफसीएम, और एजेंट अगर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को देंगे तो आरसीएम। याद है आपको बच्चों? तो यहां बिजनेस फैसिलिटेटर दे रहा है, बताओ क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। आई बात समझ में? बोलिए, थर्ड बताओ। बताओ, डायरेक्टर के बारे में क्या बताया था? अगर डायरेक्टर होल टाइम एम्प्लॉई है, तो अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय की सेवा दे रहा है तो जी, मतलब डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, और अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है और डायरेक्टर अपनी कंपनी को सेवाएं दे रहा है, तो बताओ उस पर क्या लगेगा? क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? अब मैं आपको दूसरे तो बताओ, ये तो आगे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन, समझ गए बच्चों? ऐसे मैंने एमसीक्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं। आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और फिर मैं उसकी आंसर शीट दूंगा, फिर आप अगली क्लास से पहले मुझे आप एमसीक्यू पूछेंगे, समझ गए ना? जहां आपके आंसर मैच नहीं हो रहे, समझ गए? तो आइए, अब मैं आपको कराता हूं ये वाला क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप देखो। एक तो देखो क्या होता है, आप जीएसटी में समझने की कोशिश करना, दो तीन बातें हैं जो आपको समझनी है। एक तो जैसे मान लो हम बोलते हैं एफसीएम केस, और एक बोलते हैं आरसीएम केस। तो एक तो आपको अकाउंटिंग समझ में आनी चाहिए। देखो एफसीएम में क्या होता है, जैसे दो लोग होते हैं, एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपेंट। एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपेंट। बच्चों मान लो इसने इसको सर्विस दी, 1 लाख रुपए की सर्विस दी, और इस पर जीएसटी लगाया 12,000 रुपए, और एफसीएम लग रहा है, तो बताओ ये इसको कितने का पेमेंट करेगा? बोलो, 1/12 का पेमेंट करेगा? बोलो। तो उस केस में ये क्या करेगा, 1 लाख तो खुद रख लेगा, और सप्लायर 12,000 पे टू गवर्नमेंट। बोलो ऐसा ही तो होता है। और अगर जब आरसीएम का केस होता है, तो मान लो इसने इसको सर्विस दी, ठीक है, और 1 लाख रुपए ये इसको बिलिंग करेगा, 1 लाख, तो ये इसको तो क्या पे करेगा? कितना? 1 लाख। और ये खुद बताओ गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? तो ऐसा, तो कुल मिलाकर दोनों ही केस में इसके 1/12 लगे। बोलो इसके पास कितने बचे? एक। और इस वाले केस में भी इसके 1/12 लगे। बोलो, और यहां इसके पास कितने बचे? 1 लाख। बोलो। तो आरसीएम एफसीएम से घबराओ मत, आरसीएम एफसीएम से एक मैकेनिज्म है कि गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कौन कराएगा। बोलो बच्चों। अच्छा, अगर मैं पीएनडल बनाऊं, तो इसका पीएनडल इसकी बैलेंस शीट, इसका पीएनडल इसकी बैलेंस शीट, और इस वाले केस में इसका पीएनडल इसकी बैलेंस शीट, रिसिपेंट का पीएनडल रिसिपेंट की बैलेंस शीट। बताओ इस केस में सप्लायर की सेल है, बताओ सेल कितनी है? 1 लाख। बोलो, इसकी सेल, इसकी परचेज 1 लाख। बोलो, सप्लायर को सरकार को आउटपुट जमा कराना है 12,000। बोलो, और बताओ इसको आईटीसी मिलेगी कितने की? 12,000। बोलो, बोलो एफसी में यही तो होता है। अब मुझे बताओ टर्नओवर, टर्नओवर किसका है? एस का। बोलो बोलो, परचेज किसकी है? रिसिपेंट की। गवर्नमेंट के पास कितना आया? 12,000। बोलो, और रिसिपेंट को आईटीसी मिली नहीं मिली? मिली ना, मिली। अब इसी केस में अगर क्या लगता, आरसीएम लगता, तो बताओ
इसकी सेल तो 1 लाख की होती ना, बोलो। अरे टर्नओवर तो इसी का माना जाएगा, बोलो। इसकी परचेज 1 लाख की होगी, बोलो। बात समझ में आई नहीं आई, बोलो। इसका आउटपुट कुछ नहीं होगा। और बताओ अब इसको खुद को इसको खुद को बताओ सरकार को क्या जमा कराना है, बोलो। अब 1 सेकंड रुक जाओ, पहले बताओ इसको आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब देखो, तो दोनों ही केस में सेल इसकी, बोलो। दोनों ही केस में परचेज, बोलो। दोनों ही केस में क्या मिल रही है, बस फर्क इतना है कि बताओ ये जो 12,000 रुपए थे, अब बताओ ये गवर्नमेंट को ये पे कर रहा था ना। अब इस केस में 12,000 रुपए बताओ ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करेगा। अब जब ये डायरेक्ट पे करेगा तो बताओ ये क्या होगा, रिसिपेंट का आउटपुट होगा या रिसिपेंट का इनपुट है ये, बताओ। ये 12,000 क्या है, क्या इसको आउटपुट बोलूं बच्चों? ये आउटपुट थोड़ी है, रिसिपेंट के लिए तो इनपुट ही है ना। तो बताओ रिसिपेंट इस 12,000 की आईटीसी भी मिलेगी और रिसिपेंट गवर्नमेंट को अपनी जेब से 12,000 भी पे करेगा, बोलो। ये बात समझ में आई नहीं आई, मुझे बताओ। और इसको आप आउटपुट नहीं बोल सकते, बोलो। इस चीज को ध्यान रखना, जब जाके तुम्हारे प्रैक्टिकल तुम्हारा सॉल्व होगा। आई क्या बात समझ में? तो आरसीएम के केस में, 1 सेकेंड, हाँ हाँ, मम्मी को फोन कर। मैं क्लास में हूँ, क्लास में हूँ ना, क्लास में हूं मैं, ठीक है, बोलो। तो मेरा क्या कहना है आपको, आरसीएम के केस में 2 ट्रीटमेंट होंगे रिसिपेंट के हाथ में, बताओ 2 ट्रीटमेंट क्या होंगे, जल्दी से बताओ। उसको आईटीसी भी मिलेगी और उसको एक बार सरकार को पे भी करना है, बोलो बच्चों। बात समझ में आई? अब देखो मैं क्वेश्चन कराता हूं। अब देखो, एक तो ये चीज समझने वाली बात है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सपोज करो कि एक्स है जिसकी सेल सेल कौन कौन सी हो सकती है, टैक्सेबल, एग्जाम, इंट्रा, क्या, इंटर, बोलो। और आरसीएम वाली सेल कौन सी बच्चों, आरसीएम वाली। आई के बात समझ में? अब इस केस में आपको एक्स का आउटपुट निकालना है, तो बताओ जो आउटपुट वाली टेबल बनेगी तो उसमें सीजीएसटी आएगा, एसजीएसटी आएगा और आईजीएसटी आएगा। तो इस केस में आउटपुट आएगा, बोलो। अब बताओ यहां एक्स एग्जेम्प्ट कुछ बेच रहा है, तो बताओ इसमें कोई टैक्स नहीं आएगा। इंट्रा वाली सेल कर रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, और इंटर वाली सेल कर रहा है तो बताओ आईजीएसटी आएगा, बोलो। आएगा नहीं आएगा? लेकिन इस वाली सेल पे आरसीएम लग रहा है, तो बताओ हम एक्स की लायबिलिटी निकाल रहे हैं, तो जब इस वाली सेल पे आरसीएम लग रहा है तो क्या यहां पे आएगा या नहीं आएगा, बोलो बोलो। नहीं आएगा ना। तो जीएसटी में हमको करना क्या है, हर आदमी का आउटपुट निकालना है और हर आदमी का इनपुट, और आउटपुट में से इनपुट माइनस करना है। ये चीज तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, बोलो। इनकम टैक्स में अपन टोटल इनकम निकालते हैं, टैक्स निकालते हैं। जीएसटी में क्या निकालते हैं, आउटपुट और इनपुट। तो बताओ ये वाला जो है एक्स की इस वाली सेल पे अगर आरसीएम लग रहा है तो क्या ये एक्स की आउटपुट वाली टेबल में आएगा नहीं आएगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ। नहीं आएगा ना, बोलो। तो क्वेश्चन साफ साफ नहीं कहेगा, कई सर्विसेज ऐसी देगा जहां आपको क्लिक करना है कि इस पे आरसीएम लग रहा है तो एक्स की लायबिलिटी में नहीं आएगा वो। ओके, अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये एक सप्लायर है और ये फॉलोइंग सर्विसेज दे रहा है, बताओ ये उसकी सेल है, बोलो बोलो। बताओ ये इसकी सेल है या इसका खर्चा है? खर्चा है, खर्चा है ना ये इसकी सेल है, खर्चा है, एक्सपेंस है, बोलो। और ये क्या है, इनकम है। अब जिन्होंने एग्जामिशन चैप्टर पढ़ लिया, आपको पता है ये वाली क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। क्या होगी बच्चों, एग्जम्प्ट।
तो अब रुक जाओ, अब जब मैं इसकी लाइब्रेरी निकालूंगा, इसकी लाइब्रेरी निकालूंगा, तो ये पूछ रहा है कि लाइब्रेरी निकाल के बताओ। तो बताओ इसकी एक बनेगी आउटपुट टैक्स लाइब्रेरी। तो बताओ 5,20,000 है और इंटरेस्ट रेट सप्लाई हो रहा है और रेट दे रखी 9 तो बताओ 5 20 का 9% करना, बोलो। हाँ कितना, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये वाली सर्विस क्या है, उसकी एग्जम्प्ट एग्जम्पशन चैप्टर में लिखा हुआ है। तो बताओ किसी प्रकार की लाइबिलिटी नहीं आई ना, बोलो बोलो। तो बताओ एक्स को इतना तो आउटपुट देना है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एक्स को इतना आउटपुट देना है। अब मुझे बताओ बच्चों, मुझे बताओ कि ये जो है, अब एक्स ने दो परचेज की है, लीगल सर्विस, लीगल सर्विस का पेमेंट किया है, आपको ध्यान है? लीगल सर्विस इसको दी जा रही है, एक्स इसको थाईराज को। तो बताओ अगर लीगल सर्विस अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी जाती है, जीएसटी लगता ही नहीं है। बिजनेस एंटिटी को दी जाती है जिसका टर्नओवर ज्यादा है, बताओ लगता ही नहीं लगता? लगता और लगेगा तो फिर आरसीएम लगेगा, बोलो। तो इस केस के अंदर जो लॉयर ने लीगल सर्विस दिया इसको, तो बताओ हु इज लायबल टू पे जीएसटी? हु इज लायबल टू पे जीएसटी, बोलो बोलो। लॉयर ने इस आदमी को लीगल सर्विस दी है, तो जीएसटी एफसीएम बेसिस पे लगेगा, आरसीएम बेसिस पे लगेगा? अब आरसीएम लगेगा तो बताओ दो ट्रीटमेंट होंगे, दो। पहली बात तो बताओ 20,000 रुपए की सर्विस है, 20,000 रुपए पे है ना, विद इन द स्टेट है, लगाना 9% 9% लगाना। तो देखो एक तो इसको आईटीसी मिल रही है 1,800 की, देखो बोलो बोलो। तो अब आप देखो 46,800 में से अगर हम ये लेस करेंगे तो उसके बाद आपको, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 46,800 में से आपको 1,800 की आईटीसी मिल जाएगी। बताओ कितना बचा, कितना बचा? 45 बचा ना। और क्या ये आपको खुद को पे नहीं करना पड़ेगा जेब से, बोलो? अभी बताया था ना मैंने, बोलो। जब आईटीसी मिलती है तो आईटीसी भी मिलेगी और पे भी तो करना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में, बोलो। तो इस केस में, इस केस में देखो पहले तो आपने आउटपुट निकाल दिया सर, और हमने आईटीसी भी ले ली, ले ली। अब एक बार आईटीसी लेने के बाद आपको बताओ ये पे भी तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा रिसिपेंट को? तो अब देखो एक चीज और देखो, अब आपको पता है दो पॉइंट है यहां पे। तो अब देखो ये चीज आपको खुद को दिमाग लगानी थी कि इस पे आरसीएम लगेगा। बताओ ये वाला, बताओ ये वाला। अब स्टेट गवर्नमेंट ने आपको बिल्डिंग किराए पे दी है, अब आप ध्यान रखो, स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस वेसल और ट्रांसपोर्ट वाली, वेसल और ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर वाली सर्विस में तो एफसीएम लगता है, ओके। फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो कुछ नोटिफाइड सर्विस होती है उसमें जीएसटी लगता नहीं है गवर्नमेंट की। अब जो अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज है, अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी को देंगे तो जीएसटी नहीं लगता। बिजनेस एंटिटी को देंगे जिसका टर्नओवर ज्यादा था और सर्विस की वैल्यू 5,000 से ज्यादा है, तो लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, और आरसीएम लगेगा, बोलो बच्चों। और फर्दर अगर गवर्नमेंट इमूवल प्रॉपर्टी किराए पे देती है रजिस्टर्ड को, तो आरसीएम, और अनरजिस्टर्ड को एफसीएम। तो बताओ यहां पे गवर्नमेंट ने थाईराज को दिया है और रजिस्टर्ड है, आरसीएम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो बताओ इस वाली केसेस पे भी क्या लगेगा? आरसीएम। तो अब क्या होगा, ये दोनों खर्चे हैं, ये दोनों खर्चे हैं। तो एक बार 30,000 का निकालना 9%। तो अब देखो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, पहले तो थाईराज का आउटपुट आया और दोनों की आईटीसी ली, लिया नहीं ली, बोलो। अब बताओ इतना पे करना है, समझ गए, बोलो। और जितनी आईटीसी ली तो आपको रिवर्स चार्ज पे बेसिस पे भी तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो अब बताओ नेट में क्या होगा, नेट रिजल्ट क्या होगा, बताओ नेट रिजल्ट क्या होगा? मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूं ना, तो देखो पहले थाईराज का क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे? आउटपुट, बोलो। दोनों की क्या लेगा? अरे दोनों की क्या लेगा? आईटीसी। बताओ कितना बचा, कितना बचा?
बचा नहीं बचा। और अब क्योंकि उसको इसका आरसी बेसिस पे पे करना है, तो 4500 पे भी तो करेगा नहीं करेगा, बोलो तो 45 कितना होता है, ये कितना होता है? एक बार तुमने लेस सही किया क्या, बताना लेस सही किया क्या, ये सही नहीं लग रहा मुझे। हाँ सही किया। अब बताओ 4500 जेब से पे भी तो करना पड़ेगा, बोलो ये गलत बोल रहे हो तुम, ये गलत है, ये 46,800 लेस करोगे दोनों, सही है। तो अब बताओ 4500 पे, अब 45 से पे भी तो करेगा, तो बताओ नेट में कितना पे करना है सरकार को, 46,800 करना है ना, बोलो। तो देखो 46,800 आई के बाद समझ में है, अरे आई के बाद समझ में है। तो क्या कहना चाह रहा हूं, आईटीसी भी मिलेगी और फिर उतना पे भी तो करना है, बोलो। एनी क्वेश्चन? अरे ये चीज समझ में आई नहीं आई, वापस बताओ। तुम एक चीज समझो ना, इस क्वेश्चन को देखो, जैसे मान लो ये एस है और ये रिसिपेंट है, इसने 5 लाख रुपए की इसको सर्विस दी, तो बताओ इस पे क्या लगेगा, 18% जीएसटी लगेगा, 90,000 रुपए। तो मुझे बताओ इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे आप, इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे इस आदमी की? एक इसकी होती है आउटपुट टेबल और एक होती है आईटीसी टेबल, तो अकाउंटिंग कैसे करोगे इस आदमी, अगर इस सर्विस पे आरसीएम लग रहा है, जल्दी से बताओ अकाउंटिंग कैसे करोगे? क्या ये 5 लाख परचेज दिखाएगा नहीं दिखाएगा, बोलो? क्या ये आईटीसी लेगा नहीं लेगा, बोलो? तो जब आरसीएम लगेगा, तो क्या ये 90,000 रुपए कौन जमा कराएगा सरकार को? अरे 90,000 रुपए कौन जमा कराएगा, बोलो? हैं? जमा कराएगा नहीं कराएगा? तो जब हम आईटीसी वाली टेबल लेंगे, तो 90,000 नो डाउट यहां आएगा नहीं आएगा, आएगा। लेकिन 90,000 के बाद उसको जमा भी तो कराना नहीं कराना है। इसका मतलब जब आरसीएम लगेगा ना, तो जितने की आईटीसी लेगा उतना ही उसको जमा भी तो कराना पड़ेगा, बोलो। तो इसलिए इसके बताओ एक एडजस्टमेंट हो रहे हैं, दो एडजस्टमेंट हो रहे हैं, दो हो रहे हैं। तो देखो 46,800 आउटपुट आ रहा था और फाइनल आंसर भी 46,800 आया, बताओ क्यों? अरे जितनी उसने आईटीसी ली उसको इनपुट का टैक्स जमा भी तो कराना पड़ेगा, समझ गए बात को? ये चीज ध्यान रखना आपको। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको डील करने आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 था ये, और एक क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसा ही था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बताओ क्वेश्चन पढ़ो, ये पढ़ो क्वेश्चन। बताओ ये रेगुलर स्कीम के अंदर जीएसटी पे करता है और किसी प्रकार की कोई एग्जामिशन नहीं है, उसने आपको फॉलोइंग डेटा दिया। बताओ जल्दी से बताओ, कौन सी सेल और कौन सी परचेज है, जल्दी से बताओ। ये तो क्या है, सेल है, बोलो। और ये खर्चा और ये एक्सपेंस है, बोलो, बोलो। अरे ये तो इस आदमी की सेल और ये परचेज या खर्चा है, नहीं है, बोलो। अब मुझे बताओ आपको करना क्या है, इसका आउटपुट निकालना है, इसकी आईटीसी निकालनी है, आउटपुट में से आईटीसी लेस होगी प्लस आरसीएम वाला कोई टैक्स होगा वो जेब से पे करना है, बोलो। अब मुझे बताओ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू इंट्रा, बताओ ये आउटपुट में आएगा नहीं आएगा? 7 लाख की सेल है, बोलो। तो गुड्स बेचा है ना, गुड्स, तो गुड्स की रेट क्या है, 2.5% बोलो। तो बताओ कितना आएगा, 7 लाख का। आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चों, ये बताओ इसका क्या होगा, क्या ये आउटपुट की टेबल में आएगा नहीं आएगा, बताओ जल्दी से बताओ। बताओ क्यों नहीं आएगा?
बच्चों ये एडिशनल प्लेस को सप्लाई है, किसको सप्लाई है? और जब एडिशनल प्लेस को सप्लाई होगी तो बताओ जीएसटी में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। एक सेकेंड है ना। हाँ सर। हाँ 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 हाँ। अभी एक बार मैं क्लास में फिर फोन करता हूँ। एक बार तो आप डाल दो फिर मैं फोन करता हूँ। एक बार आप डाल दो फिर मैं फोन करता हूँ। वो फाउंडेशन की डाली हुई है उसकी, उनकी। मतलब ये नहीं नहीं, और जिस अभी मैं एक बार आपको कॉल करता हूँ, क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ चलिए। देखो, यहाँ पे 7 लाख और ये 1 लाख आ गया, है ना? अब मुझे एक चीज बताओ कि ये 7 लाख और 1 लाख, अब ये मेरा यहाँ आने के बाद, अब ये बताओ कि प्रोवाइडेड इंटरस्टेट सप्लाई व स्पॉन्सर सर्विस टू एक्स वाई लिमिटेड, बोलो अब इस पे क्या होता है? क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा, बोलो। अब जब आरसीएम लगेगा, क्या लगेगा बच्चों? आरसीएम। तो बताओ क्या इसके आउटपुट में आएगा क्या? है? बोलो। तो हम तो इसकी लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इसकी लाइबिलिटी में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। बोलो नहीं आ रहा ना? बोलो। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है। तो अब बताओ ये दोनों आए नहीं आए, बोलो। बोलो। तो बताओ ये दोनों आउटपुट में क्यों नहीं आए, जल्दी से बताओ। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो पहले वाले में तो सेल ही नहीं है और दूसरे वाले में आरसीएम लग रहा, तो मेरी लाइबिलिटी में नहीं आएगा ना ये, बोलो बच्चों। बोलो। अच्छा। अब उनको किसी सर्विस के लिए एडवांस मिला है, तो जब आप पता है एडवांस पे भी जीएसटी लगता है, तो बताओ 40,000 की रेट, ये सर्विस की सप्लाई है, तो सर्विस की सप्लाई की रेट 9% है, बोलो। तो बोलो ये आ गया तुम्हारा 9% दिख रहा है यहाँ पे, बोलो। आउटपुट आया नहीं आया? अब आउटपुट आने के बाद अब मुझे बताओ बच्चों, इनवर्ट सप्लाई इंटरेस्ट रेट। अब बताओ ये इसकी परचेज है, ये और ये 3 परचेज है, तो इस परचेज की तो आईटीसी मिल जाएगी इसको, बोलो। बोलो। अरे मिलेगी नहीं मिलेगी? बताओ इसकी मिलेगी नहीं मिलेगी, बताओ इसकी मिलेगी नहीं मिलेगी? आपको ध्यान है आईटीसी चैप्टर में, अगर हम बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग मटेरियल की आईटीसी नहीं मिलती, लेकिन अगर फ्यूचर में बिल्डिंग की रिपेयर करवाए, अरे फ्यूचर में अगर बिल्डिंग की रिपेयर कराते रेवेन्यू खर्चे की मिलती नहीं मिलती? तो बताइए इसने फ्यूचर में बिल्डिंग की रिपेयर कराई थी, उसको खर्चे को पीएनएल में डेबिट किया था, रेवेन्यू खर्चा है कैपिटल खर्चा है? तो बताओ इसकी भी मिल जाएगी, और बोलो। तो अब क्योंकि गुड्स की रेट क्या है, 2.5% है, तो 8 लाख का 2.5% बताओ। 8 लाख का ढाई कितना? कितना? 20-20, बोलो। और सर्विस की रेट क्या है? 18 है ना? बताओ कितनी? 9 है। ये आ गया, बोलो। आया नहीं आया? देखो मिला नहीं मिला, बोलो। अच्छा अब बताओ लीगल सर्विस। अब इसने लीगल सर्विस ली है, लीगल सर्विस का क्या है? अब इस पे क्या लगेगा? इसने लिए दिए, तो क्या लगेगा? और आरसीएम लगेगा, तो इसको आईटीसी भी मिलेगी, बोलो। तो एक बार आउटपुट में तो आईटीसी ले लेगा पूरी की, बोलो। और बाद में देखो, तो देखो इसका आउटपुट कितना आ रहा है, देखो एक बार टोटल लगाओ आउटपुट का। 17,500, 17,500, 3,600, 21,200 आउटपुट आ रहा है, बोलो।
आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक बार देखो, 17,500 आउटपुट आ रहा है और 3600 आउटपुट आ रहा है, टोटल बताओ जल्दी से। 21,100 आ रहा है नहीं आ रहा है? आईटीसी कितनी थी? आईटीसी 21,600 याद रखना, अब 2100। आईटीसी कितनी थी? 27,200। तो अब जल्दी से बताओ, 21,200 कितने था टोटल बताना? 2100 आउटपुट देना ना, बोलो। आईटीसी कितनी थी? 27,200। बताओ जल्दी कितना बचा है? 6,000। ये मतलब नेगेटिव आ गया, बोलो। अरे ये आउटपुट और ये आईटीसी, और इसको अब 4500 अपनी जेब से भी तो देना पड़ेगा, ये नहीं देना पड़ेगा? तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा ये फाइनल आंसर यहां, इसने केवल ये करके देखो, एक बार लेस करना, तो क्या इसको पहले किसी प्रकार का कुछ पे करना है क्या? बताओ, इतना आउटपुट और इतनी आईटीसी पे करना है क्या? बोलो। लेकिन ये इसको जेब से पे करना पड़ेगा कैश में, बोलो कैश में क्यों करना पड़ेगा बताओ? देखो बच्चों, आउटपुट कितना? 2100, आईटीसी कितनी? 27,200, बोलो कितना बचा? 6,600। तो ये तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल, लेकिन ये जो टैक्स था, ये ये क्या था? परचेज का, ये क्या बोलेंगे आप? ये कौन सी लाइबिलिटी है? आरसीएम की परचेज की लाइबिलिटी है ना, तो ये तो जेब से पे करनी पड़ेगी ना एक बार तो। बोलो। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, इनपुट आउटपुट से एडजस्ट होता है, बोलो। अरे इनपुट किससे एडजस्ट होता है? ये कोई इनपुट टैक्स थोड़ी था, बोलो। ये सॉरी, तो ये तो पे करना ही पड़ेगा ना अपनी जेब से। तो बताओ अब हमारा आंसर क्या होगा? हम ये बोलेंगे 2100 हमारा आउटपुट है, 27,200 हमारी क्या है? क्या है? तो इतना हमारे को ये जो हमारा बच गया, ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड होगा, बोलो। और ये जो परचेज का जो आरसीएम वाला टैक्स था, ये एडजस्ट होगा या इसको जेब से जमा कराना पड़ेगा? जेब से। ये दो क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया ना बच्चों, यहां गलती मत करना, समझ में आ गई बात? तो एक बार और समझना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि क्या हो रहा है। सबको क्लियर है? हटा दूं हम? अब आपको इसमें मैंने बहुत सारे घुमा घुमा के क्वेश्चन दिए हुए हैं, खुद ने बनाए हुए क्वेश्चन है सारे, आप इनको जरूर करो, फिर अपन देखते हैं, ठीक है ना? मैं इनके आंसर भेज दूंगा आपको, फिर आप जो बोलेंगे वो कराऊंगा। ओके। अब अगला चैप्टर कौन सा रिवाइज करेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है? तो आप प्लेस ऑफ सप्लाई करना है आपको। थैंक यू।